मैं दुबई से आया तो मेरी भाभी की बेटी हमारे घर आई। तो मैंने उसे खुशी से कुछ पैसे दिए तो उसने डरते हुए लेने से मना कर दिया। जब माँ ने कहा ले लो तो उसने ले लिए। अचानक मेरी पत्नी कमरे में आई तो बच्ची उसे देखकर डर गई और भागती हुई घर चली गई। लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं जब भी पत्नी से कहता चलो भाभी से मिलकर आते हैं तो वो मुझे बहाने से कहीं और ले जाती और कहती कल चलेंगे। एक दिन मैं ससुराल से वापसी पर सीधा अपने दोस्त के घर पत्नी को लेकर चला गया तो मेरी पत्नी बहुत घबरा गई और जब घर के अंदर पहुंचे तो मेरी आत्मा कांप गई। सामने ये लो काव्या, ये कुछ पैसे रखो, अपनी पसंद से कोई चीज़ ले लेना। मैंने अभी सामान नहीं खोला वरना तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट भी दे देता। मैंने प्यार से काव्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके हाथ में कुछ पैसे थमाने चाहे, एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। वो काफ़ी डरी हुई नजर आई और मैं उसके डर पर हैरान हुआ कि उसे किस चीज़ का डर था। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहने लगी, नहीं अंकल, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस आपसे मिलने के लिए आई थी। मम्मी ने कहा था कि आपको देख कर आऊँ और आपका हालचाल मालूम करके आऊँ। अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए काव्या उठने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया और ज़बरदस्ती पैसे उसके हाथ में थमाकर मुट्ठी बंद की। कहने लगा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। ये पैसे रख लो और ये बताओ कि भाभी जी खुद क्यों मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। तब उसने पैसे वापस मेरे हाथ में थमा दिए और कहने लगी, अंकल जब आप हमारे घर आएंगे तब ये पैसे मुझे दे दीजिएगा, अभी मत दें। मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और आपका इंतज़ार कर रही हैं। जल्दी हमारे घर का चक्कर लगाइएगा। उनकी तबीयत ख़राब थी वरना खुद आपसे मिलने के लिए चली आती। मैंने पैसे काव्या को पकड़ाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। माँ सामने बैठी सारा दृश्य देख रही थी। कहने लगी, काव्या अंकल इतने प्यार से पैसे दे रहे हैं तो पकड़ लो ना। उसने डरते डरते पैसे पकड़ लिए। उसके चेहरे के भाव बहुत अजीब से थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। बचपन में वो मुझसे मांग कर पैसे लिया करती थी। मैं कभी कभी शरारत में कह देता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो मेरी जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लिया करती थी। काव्या मेरे सबसे अच्छे, मेरे जिगरी दोस्त की बेटी थी। गुजरे हुए समय ने उसे बड़ा तो कर दिया था मगर उसके साथ साथ ही वो शर्माने लगी थी, मुझसे भी दूर हो गई थी, या शायद मैं जाने से पहले जो बात करके गया था उस कारण मुझसे पैसे नहीं ले रही थी। हालांकि वो बात काफ़ी पुरानी हो गई थी, सालों बीत गए थे। उसी पल मेरी पत्नी कमरे में चली आई थी। उसने मेरा लाया हुआ सुंदर सा सूट पहन रखा था। मैं कैसी लग रही हूँ, कमरे में आते ही उसने पूछा था, मगर काव्या को देखकर वहीं पर रुक गई। मेरी पत्नी को देखकर काव्या एकदम से घबरा गई थी और डरी हुई नज़रों से मेरी ओर देखने लगी। अच्छा मैं चलती हूँ अंकल, ये कहते हुए वो तुरंत कमरे से निकल गई और लगभग दौड़ते हुए घर का बाहरी दरवाज़ा पार कर गई। उसकी इस हरकत पर मैं बहुत हैरान हुआ मगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी पत्नी इस समय मेरे लाए हुए सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। उसका अपनी तारीफ सुनने का मूड था। मैंने कहा, यह सूट तुम पर ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसा करना, शाम को तैयार रहना, हम भाभी के घर चलेंगे। कल से आया हुआ हूँ लेकिन भाभी के पास नहीं जा सका। मेरी पत्नी के चेहरे के भाव भी अजीब हो गए थे। मुस्कुराता चेहरा एकदम गंभीर हो गया मगर सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। मेरे जिगरी दोस्त अनुराग का बहुत समय पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। मैं घर से बाहर निकल गया और कुछ दोस्तों से मिलने के बाद शाम ढले वापस आया। मेरी पत्नी बिल्कुल तैयार थी। मैंने कहा, अरे वाह, आज तो तुम्हें ज़्यादा कहना भी नहीं पड़ा और तुम खुद ही तैयार हो गई हो। तब वो कहने लगी, सुनिए ना, हम भाभी की तरफ नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई के घर जा रहे हैं। उसने हमारे लिए दावत रखी है, खाना आदि भी बन चुका है, वरना मैं उससे मना कर देती। अब उसने इतने प्यार से बुलाया है तो जाना तो बनता है ना। मैंने माँ जी से भी पूछ लिया है और उन्होंने खुशी से अनुमति दे दी। हम आपके दोस्त के घर कल या परसों चले जाएंगे। पहले भाई के यहाँ से चक्कर लगा आए। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, जान अब हम आपका आदेश तो नहीं टाल सकते। चलिए पहले अंकित के घर जाते हैं, भाभी के पास फिर किसी दिन चलेंगे। अभी तो मेरी काफ़ी दिनों की छुट्टियां हैं। मैं और मेरी पत्नी के साथ छोटे साले के घर चला गया। उसके घर पर खाने के बाद देर रात को वापस आए। अगले दिन भाभी के पास जाने की तैयारी थी मगर पत्नी की चाची के पास चले गए और फिर ऐसा ही होता रहा। हम भाभी के पास जाने की तैयारी करते मगर किसी और तरफ जाने का प्रोग्राम बन जाता। भाभी के पास चक्कर ही नहीं लग रहा था। एक दिन ससुराल से वापस आते हुए
मैं पत्नी को बिना बताए भाभी के घर की तरफ मुड़ गया और उसे लेकर सीधा भाभी के पास चला गया। लेकिन भाभी के घर वाले गली में जाते ही मेरी पत्नी के चेहरे के भाव बदल चुके थे। वो घबराए हुए अंदाज में मेरी ओर देखने लगी, कहने लगी, भाभी के घर में तो आज बहुत देर हो जाएगी, मैं अभी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, हम कल आ जाएंगे। आज तो सब रिश्तेदारों से मिल लिया है। मैंने कहा सबसे मिल चुके हैं, सिर्फ भाभी ही रह गई हैं और अब अगर सबसे अंत में भाभी के पास जाएंगे तो उन्हें दुख होगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी ले आया हूँ। भाभी के घर के सामने हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, मेरी पत्नी पर तो जैसे कोई सन्नाटा छा गया था। वो पथराई हुई नज़रों से भाभी के घर की ओर देखती जा रही थी। भाभी का घर बदल चुका था, मगर इतना भी आलीशान नहीं था कि मेरी पत्नी ने पहले देखा ही न हो, और अब घबराई हुई गाड़ी से उतरकर खड़ी हुई थी। मैंने पत्नी का हाथ पकड़कर हिलाया और उसे खींचते हुए भाभी के घर के अंदर ले गया। अंदर गया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। मेरी पत्नी क्या बताती थी, मगर सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। भाभी अच्छे कपड़े पहने किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी, जबकि काव्या और पिंकी भाभी की दोनों बेटियां सोफे पर बैठी हुई थीं। सामने टीवी चल रहा था, मगर वह दोनों अपनी किताबें लेकर बैठी हुई थीं। पास ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, जबकि उनका बेटा रोहन, जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, 3 पीस सूट पहने सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाई दिया। वो जल्दी में लग रहा था, शायद कहीं जा रहा था। भाभी को आवाज़ें देने लगा, मम्मी जल्दी करो, तुम्हें पता है ना मुझे देर हो रही है, मगर उसके बाद भी तुम किचन में ही लगी हो। वो मेरी ओर देखते ही तुरंत आगे बढ़ा और मेरे गले लग गया। अरे अंकल, आप कब आए? जबकि भाभी को किचन में कोई खबर न हुई कि बाहर कौन आया है। कहने लगी, तुम कल शाम तक वापस आ सकोगे, और मैं जानती हूँ तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखोगे, तो अपने बेटे के लिए हलवा बनाकर पैक कर रही हूँ। मेरा बेटा भूखा रहे, मुझे तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। कहते हुए भाभी किचन से बाहर आई, मगर मुझे देखकर घबरा गईं। एकदम आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, मिल गई फुर्सत भाभी से मिलने की। कितने समय से इंतज़ार कर रही हूँ, मगर तुम हो कि आने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं भाभी को बहन की तरह मानता था, मगर दोस्त के देहांत के बाद ज़्यादा मिलने नहीं आ सका था, जिसका मुझे दुख था। कितने सालों से तुम मेरे घर नहीं आए। इस बार तो मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि तुम खुद आओगे और मुझसे मिलोगे, वरना मैं तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। भाभी ने गुस्से के साथ कहा तो मैं मुस्कुरा दिया और कहने लगा, देख लीजिए, अगर आप नहीं आई तो मैं खुद ही आ गया। तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, वरना पहले ही चक्कर लगा लेता। आपको तो पता है अनुराग मेरा कितना जिगरी दोस्त था। मेरी पत्नी वहीं खड़ी ये सारा दृश्य देख रही थी। पहले तो मैंने कभी नोट नहीं किया था, लेकिन आज अपनी पत्नी की नज़रें देखकर मैं चौंक ज़रूर गया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो मेरी नज़रों से छुपा हुआ था। हम सब लाउंज में बैठ गए। थोड़ी देर बात करके रोहन चला गया। उसको कहीं जाना था और उसकी फ़्लाइट का समय हो गया था। काव्या तुरंत टेबल पर खाना लगाने लगी। भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी भाभी का दिल रखने के लिए मैंने थोड़ा सा खाना खाया। स्वाद हमेशा की तरह लाजवाब था। अनुराग के घर में इतनी सुख सुविधाएं देखकर मुझे हैरत हो रही थी। जब मैं इंडिया से गया था तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। अनुराग प्राइवेट जॉब करता था, आमदनी इतनी थी कि 2 लोगों का गुजारा मुश्किल से होता था। फिर उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। भाभी हर समय अपने हालात का रोना रो रही होती थी। गरीबी की चक्की में पिसते पिसते वो बहुत थक चुकी थीं। अनुराग के देहांत के बाद जब मेरा चक्कर इंडिया में लगा था, भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, और फिर मैं हर महीने भाभी के लिए पैसे भिजवाने लगा था। जब भी अपनी पत्नी से पूछता कि भाभी को पैसे पहुंचा दिए थे, तो वो कह देती थी, पहुंचा दिए थे, आपके दोस्त के घर के हालात बहुत ख़राब हैं, बच्चों की पढ़ाई तक के पैसे नहीं हैं, सब बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी है, घर में खाना तक नहीं बनता। मेरा तो वहाँ जाने को भी दिल नहीं करता, मगर मजबूरी है, भाभी को पैसे जो देने होते हैं इसलिए चली जाती हूँ। फ़ोन पर कभी मैंने भाभी से संपर्क ही नहीं किया था, और फिर सालों हो गए थे मुझे अनुराग के घर आए हुए। जब भी आता था भाभी खुद ही मुझसे मिलने आती थी। इंडिया में अगला चक्कर लगते ही मैंने भाभी से ये कह दिया था कि उनकी बेटी काव्या मेरे बेटे अरुण की पत्नी बनेगी। मैं काव्या को अपने घर की बहू बनाऊंगा। भाभी ने चैन भरी सांस ली थी, जैसे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। कहने लगी, तुमने ये बात कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अपनी बच्चियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। समझ नहीं आता कल को इनकी शादी कैसे करूँगी। इनके पिता का साया तो इनके सर पर से उठ चुका है। गांव की ज़मीन से इतनी कमाई भी नहीं होती कि अच्छा दहेज दे सकें, और जिन लड़कियों के साथ दहेज नहीं जाता
उनकी किस्मतें भी ही होती हैं। भाभी की बात सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मैं कहने लगा, भगवान न करे भाभी हमारे बच्चों के भाग्य बुरे हों। देखिएगा काव्या बहुत बहू बनकर ऐश करेगी। उसके बाद पिंकी की जिस भी घर में शादी होगी, भगवान ने चाहा वो भी अपने घर में बहुत खुश रहेगी। आप अपने मुंह से ऐसी बातें ना निकाला करें। तब भाभी कहने लगी, काव्या के पिता के जाने के बाद तो मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। समझ नहीं आता था इन बच्चों के साथ घर को कैसे चलाऊं। मैं भाभी से कहने लगा, भाभी आपको मेरे भेजे हुए पैसे तो मिल जाते थे, कम तो नहीं पड़ते थे। अपनी तरफ से तो मैं हर महीने जितना बन सके करता रहता था, लेकिन कभी भाभी से बात ही नहीं हो सकी थी कि इस बारे में कुछ पूछ सकूं। मेरी बात पर भाभी ने हैरत भरी नज़रों से मेरी ओर देखा, जबकि मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था और वो परेशान होती नज़रों से मेरी ओर देखने लगी। भाभी कहने लगी, ये तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? तुमने तो हमें कोई पैसे नहीं भेजे। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं हर महीने आपके लिए पैसे भेजता था। और इसी के साथ मैंने कड़ी नज़रों से अपनी पत्नी की ओर देखा तो वो सर झुका गई। भाभी शायद बात समझ चुकी थी, हड़बड़ाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, वो पैसे मुझे मिल जाते थे। तुम अब पैसे भेजना बंद कर दो, क्योंकि हमारे हालात अब अच्छे हो चुके हैं। काव्या के पिताजी की गांव में जो ज़मीन थी वो बहुत अच्छे पैसों में बिक गई, जिसके बाद हमारे घर के हालात बदल गए। हम अच्छा खाने पीने लगे, अच्छा पहनने लगे। सारी चिंताएं कहीं दूर जाकर सो गई हैं। पहले भी पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे थे, मगर गांव की ज़मीन के पास से रोड निकलने के बाद वो ज़मीन काफ़ी अच्छी कीमत पर बिक गई। तब बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी। काव्या एमफिल कर रही है, रोहन एमबीए कर चुका है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर है, जबकि पिंकी अभी इंटर में है। मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे नंबरों के साथ हर साल पास होते हैं। भगवान इन्हें जीवन में हमेशा सफलता दे। भाभी के स्वर में अपने बच्चों के लिए गर्व था, जबकि मैंने शर्मिंदगी भरी नज़रों से अपनी पत्नी की ओर देखा। उसका सर और भी झुक गया। वो तो मुझे क्या क्या कहती रहती थी और यहाँ पर क्या हालात थे। इतने साल भाभी के घर का चक्कर न लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और अब समझ आ रहा था कि पत्नी हर बार भाभी के घर आने से इनकार क्यों कर देती थी और भाभी का घर देखकर वो हड़बड़ा क्यों गई थी। उसे पता ही नहीं था कि भाभी के हालात बदल चुके हैं। इस बारे में मैं उसे घर ले जाकर ज़रूर पूछने वाला था। कुछ देर मैंने भाभी के साथ और बातें की। फिर मैंने भाभी से कहा, भाभी आपको अपना वादा याद है? भले आपकी हालत बदल चुके हैं, लेकिन मैंने हमेशा काव्या को अपनी बहू के रूप में देखा है और नहीं चाहता कि आप इनकार करें। मेरी बात सुनकर भाभी घबरा गईं और कहने लगी, बच्चों की मर्जी बहुत ज़रूरी है। उस बात को काफ़ी समय हो गया, तब बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े हैं और आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं। मैं काव्या से पूछकर कोई फैसला करूँगी। मैंने दुख भरी नज़रों से भाभी की ओर देखा और कहा, कि आपने काव्या को नहीं बताया था कि वो अरुण की अमानत है? भाभी ने सर झुका लिया और कहने लगी, हालात ही ऐसे होते गए कि मैंने बच्चों के दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं डाली थी। मैं नहीं चाहती थी कि कल को तुम बदल जाओ और मेरी बच्ची का दिल टूट जाए। आखिर भाभी ने जता ही दिया था, इसमें भी मेरा ही दोष था। अगर मैं भाभी से ये बात ना करता तो शायद वो ना जताती। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और काव्या और पिंकी को आशीर्वाद देते हुए उनके घर से निकल आया। उस समय मेरा दिल और दिमाग इतना बोझल था कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं अपनी पत्नी के साथ घर आ गया। घर आते ही कमरे में ले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और कड़े तेवरों से उसकी ओर देखा। कहने लगा, वो सब क्या था जो तुम मुझे इतने सालों तक बताती रही? तब पत्नी ने सर झुकाया और कहने लगी, मुझे सच में नहीं पता था कि उन लोगों के हालात बदल चुके हैं। मुझे लगा हमेशा की तरह वो अभी भी गरीबी की मार में पिस रही हैं। वैसे वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थीं, मगर मुझे ही लगता था कि किसी ने अपने उतरे हुए कपड़े उन्हें दे दिए होंगे जो उन्होंने पहने हुए हैं। और तुम्हारे भेजे हुए पैसे भी मैंने भाभी को नहीं दिए, लेकिन मैं कसम खाती हूँ उन रुपयों में से कुछ भी मैंने खर्च नहीं किया। सब पैसे संभाल कर रखे हुए हैं। मुझे पैसों से मतलब नहीं था, बस मैं काव्या को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि एक गरीब परिवार की बेटी मेरे घर में बहू बनकर आए। मैं कोई अच्छी बहू चाहती थी जो अमीर परिवार में पली बड़ी हो, जिसे अमीर लोगों में मूव इन करना आता हो, जो अपने साथ दहेज लेकर आए और मेरे अरुण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। काव्या को मैंने कई बार देखा था, वो बिल्कुल सादा सी रहती है और मुझे अपने अरुण के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए मैंने आपको कभी सच नहीं बताया
और ना ही कभी सच जानने की कोशिश की। मैं हमेशा से अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाकर लाना चाहती थी। मेरी पत्नी जब बोलने पर आई थी तो सब कुछ बता चुकी थी और मैं बस खड़ा सुनता रहा, उसकी तरफ देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि ये औरत मेरी वही पत्नी है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी और उसका असली चेहरा कभी नहीं देख सका था। वो कितने पर्दों में छुपा हुआ था ये मुझे आज पता चल रहा था और ख़ुद पर अफसोस हो रहा था। मैंने कस के उसके दोनों कंधे पकड़ लिए और कहने लगा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, काव्या ही मेरे घर की बहू बनेगी। अगर काव्या मेरी बहू ना बनी तो मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगा, फिर अपनी मर्जी करती रहना और जिसे चाहो बहू बना लेना। मैंने भाभी को ज़बान दी थी। कैसी बेशर्म औरत हो जो अपने पति की ज़बान का मान ही नहीं जानती, बस रिश्ता तोड़ने के लिए साजिशें करती रहती हो। हम सभी जानते हैं कि मैंने काव्या का हाथ मांगा था। तुमने ये भी नहीं सोचा कि ख़ानदान वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे और बोलेंगे कि कैसा आदमी है जिसकी ज़बान का कोई मान ही नहीं है। मेरी पत्नी के चेहरे पर शर्मिंदगी मुझे साफ नज़र आ रही थी, मगर अभी उसे डांटना ज़रूरी था, वरना वो एक बार फिर अड़ जाती और सारा काम ख़राब कर देती। मैं उससे नाराज़ होकर कमरे से निकल गया और माँ के कमरे में चला गया। माँ ने दुनिया देखी थी, समझ गई कि पत्नी और मेरे बीच कोई झगड़ा हुआ है, मगर उन्होंने बात को बढ़ाने के बजाय मुझे वापस कमरे में भेज दिया और कहने लगी, पति पत्नी के बीच की बात है, अपने कमरे में ही सुलझाओ, कमरा छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को तमाशा दिखा रहे हो। मैं माँ के कहने पर चुपचाप कमरे में आया और लेट गया। कई दिन मेरी पत्नी मुझे मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं बस गुस्सा दिखाता रहा। हालांकि उसकी कोशिश मुझे अच्छी लग रही थी। न जाने उसने मुझे मनाने के लिए कितने जतन किए थे। फिर एक दिन मेरे सामने रो पड़ी और कहने लगी, आपका बेटा है, जो मर्जी करें, मगर मुझसे नाराज़ नहीं रहें। पूरी ज़िंदगी आपने बाहर गुजारी है और अब भी छुट्टियों पर आए हुए हैं। कुछ ही दिनों में आपकी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, मुझसे नाराज़ ही चले जाएंगे। मैं ये कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? तो उसने सर हिला दिया और कहने लगी, मैं काव्या को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। जिस गरीबी से मुझे नफ़रत थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे काव्या को बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। बस आप मुझसे नाराज़ ना हो। अगर भाभी को लेकर आप मुझसे नाराज़ रहेंगे तो मेरे दिल में उनके विरुद्ध नफ़रत और भी बढ़ जाएगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपना दिल उनके लिए साफ़ किया है। सिर्फ ये बात सोच करके उन्होंने आपके सामने मेरी बात छुपा ली। अगर वो चाहती तो वहीं पर मेरी बेइज्जती करवा देती। पत्नी की बात सुनकर मैंने उसके माथे पर प्यार किया और कहने लगा, पागल औरत, गरीबी अमीरी सब भगवान की देन होती है, इसलिए अपनी धन दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हर हाल में भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद भाभी घर आई और उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। काव्या इस रिश्ते से खुश थी। मैंने जल्दी वरुण और काव्या की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। मेरी पत्नी ने शादी में पूरा योगदान दिया और वो अब दिल से खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।